जी, नमस्ते। नमस्ते। आज हमारे साथ में जितेंद्र भाटिया जी हैं। अ, हम लोग आज उनकी ये कहानियों की किताब रुकावट के लिए खेद है, इसके ऊपर बात करने के लिए साथ हैं। जितेंद्र जी की ये कहानियों की किताब उनके लगातार रचनाशील रहने के बावजूद, क्योंकि वो इतनी भिन्न-भिन्न विधाओं में लगातार काम करते हैं, उनकी कहानियों की ये किताब तकरीबन 10 वर्ष के अंतराल में आ रही है। इससे पूर्व उनकी कहानी की किताब शायद, जहाँ तक मुझे सही याद है, वह सिद्धार्थ का लौटना थी। नहीं, उसके बाद अगले अंधेरे तक पिछली अगले अंधेरे तक, अगले अगले उसके बाद अंधेरे में तक। आपका ये कहानियों की किताब आई है। हाँ जी। जितेंद्र जी की पहली कहानियों की जो किताब थी, वो 1973 में रक्तजीवी शीर्षक से प्रकाशित हुई थी। जी। और आज ये कहानियों की किताब है रुकावट के लिए खेद है। तकरीबन 50 सालों का एक कहानीकार के तौर पर एक लंबा सफर। आप जी। अपनी कहानियों में उसके विकास को और कहानियों की के बनने बिगड़ने के और आपके अपने विकास को आप किस तरह देखते हैं, उसके बारे में कुछ कहिए। देखिए, जब मैंने लिखना शुरू किया था तो 1968 में 1968 में मेरी 8 कहानियाँ छपी विभिन्न पत्रिकाओं में। सारिका में एक कहानी पत्रिका निकलती थी इलाहाबाद से, बहुत चर्चित। नई कहानियाँ, ज्ञानोदय, इन सारी, और धर्मयुग, इन सब में कुल मिलाकर 8 कहानियाँ। उसके बाद अगले 2-3 वर्षों में मैंने काफ़ी कहानियाँ लिखी। तो आम तौर पर लोग कह सकते हैं कि जैसे-जैसे आप लिखना शुरू करते हैं, लिखते चले जाते हैं, तो कहानी लिखना आसान हो जाना चाहिए। मतलब ऐसी धारणा लोगों की हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय के साथ मुझे, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि कहानी लिखना पहले से कहीं अधिक मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि आप काफ़ी कुछ जब लिख चुकते हैं, तो आप एक-एक शब्द को, एक-एक वाक्य को, एक-एक परिस्थिति को, और उसका जो शिल्प है कहानी का, उस पर आप बहुत गंभीरता से विचार करते हैं। आप वाक्य को बनाते हैं, उसे तोड़ते हैं, उसे दोबारा आगे-पीछे करते हैं, तमाम सारी चीज़ें आप करते हैं। और आजकल चूँकि मैंने जब लिखना शुरू किया था तब उसके 2-3 साल बाद, 2 साल बाद ही मेरे पास टाइपराइटर आ गया था। तो आप कह सकते हैं कि लगभग मैंने सारा समय टाइपराइटर पर ही काम किया, और उसके बाद में कंप्यूटर आ गया। कंप्यूटर से एक ये बड़ी सुविधा रहती है कि आप उसको मांझ सकते हैं, अपने शिल्प को मांझ सकते हैं। आप वाक्यों को आगे-पीछे कर सकते हैं, आप पैराग्राफ को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन इतनी सारी सुविधाओं के बावजूद अ, मुझे नहीं लगता कि लिखना आसान हुआ है मेरे लिए, कम से कम। लिखना ज़्यादा मुश्किल होता चला जाता है, क्योंकि आप चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखते हैं, और कई बार एक ही चीज़ पर 2-3 तरीके से बात करते हैं। ये मेरे प्रिय लेखक हैं एमोस ओज। एमोस ओज इज़राइल के लेखक हैं, और उनकी उनकी रचनाओं के खंड जो हैं, वो सोचो साथ क्या जाएगा, मेरी जो विश्व संकलन की जो श्रृंखला है 4 खंडों में, उसमें तीसरे खंड में शायद एमोस ओज हैं। तो एमोस ओज एक बात कहते हैं जो मुझे बहुत सही लगती है। वो कहते हैं कि अगर कोई घटना मेरे सामने घटित होगी, या एक राजनीतिक स्थिति है, या एक समाज में कुछ हो रहा है ख़ास तौर पर,
जिसके बारे में मेरी बहुत स्पष्ट राय है। मैं जानता हूँ कि उसके बारे में मेरे मत क्या हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं या तो भाषण दूँगा, सड़क पर आके भाषण दूँगा, लोगों को बताऊँगा कि ऐसा है, या मैं रेडियो पर आऊँगा या टेलीविज़न पे आऊँगा और अपनी बात कहूँगा और लोगों तक अपने मत को, अपने विचार को पहुँचाऊँगा, क्योंकि उसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। लेकिन उसके लिए, ऐसी स्थितियों के लिए जो बहुत स्पष्ट हैं और बहुत साफ हैं और आप जानते हैं कि आपके विचार उनके बारे में क्या हैं, उस पर कहानी या उपन्यास लिखने का कोई मतलब नहीं है। उसको, कहानी को बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत स्पष्ट है और उसके लिए आप डायरेक्ट डायरेक्ट बात कीजिए। और अगर वो कहते हैं, एमोस ओज ने लिखा है कि अगर मुझे कहना होगा कि सरकार को भाड़ में जाना चाहिए, तो मैं सड़क पर आकर कहूँगा कि ये मेरी प्यारी सरकार, तुम भाड़ में जाओ। तो उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कन्फ्यूज़न की। लेकिन जब मैं कहानी लिखता हूँ, वो कहते हैं कि जब मैं कहानी लिखता हूँ, तो 2-3 एक दूसरे दूसरे से विरोधाभासी स्थितियाँ मेरे सामने होती हैं और उसमें ये भी सच होता है और दूसरा भी सच होता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि मेरे भीतर एक कहानी उमड़ रही है और उन विरोधाभासी स्थितियाँ जो हैं, उनको लेकर मैं हमेशा लिखता हूँ, क्योंकि उसमें कॉन्फ्लिक्ट रहता है और जब तक कहानी में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, तब तक कहानी बनती नहीं है। अ, आपको उनका उदाहरण दूँ, तो उन्होंने लिखा है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आपको फिर दोहरा देता हूँ इस बात को, कि वो कहते हैं कि एक रब्बी थे। रब्बी यानी वो जो यहूदियों के जो धर्म उपदेशक होते हैं वो। तो वो, उनको फैसला करने को कहा गया। तो 2 लोग आए और वो बकरी को लेकर आए उनके सामने, और वो दोनों कह रहे थे कि अ, ये बकरी मेरी है, और दूसरा वो कहता था कि बकरी मेरी है। और बहुत सारे अ अ, बातें सुनने के बाद अ, रब्बी ने कहा कि नहीं, तुम दोनों सही हो, तुम दोनों सही हो। तो जब वो उसके बाद शाम को घर लौटे, तो उनकी बीवी जो थी वो उसमें पिल पड़ी। वो कहने लगी कि क्या आप फैसला देते हैं? जब बकरी एक है और उसके 2 दावेदार हैं, तो दोनों दावेदार एक साथ सही कैसे हो सकते हैं? तो रब्बी ने अपनी पत्नी की ओर देखा और वो कहने लगी, देखा जाए बेगम, तो तुम भी सही हो। तो वो कहते हैं कि जब मैं कहानी लिखने बैठता हूँ, तो मैं वही रब्बी होता हूँ। मुझे सारे नज़रिए जो हैं, लोगों के नज़रिए हैं, उनको सामने रखना पड़ता है, तभी मैं कहानी लिख पाता हूँ। तो यहाँ से मैं अपनी कहानी पर आऊँ, तो मुझे लगता है कि समय के साथ स्थितियाँ इतनी जटिल, इतनी मुश्किल, इतनी विरोधाभासी और तमाम कठिनाइयों से भरी हो चली हैं कि आपको बहुत सारे पक्ष एक साथ अपनी कहानी में देने होते हैं, और उसके लिए आपको सही भाषा तलाशनी होती है, आपको शब्द तलाशने होते हैं, मुहावरे तलाशने होते हैं। और मैं कई बार उद्धृत करता हूँ उर्दू के शेरों को, या और उद्धरण भी हैं दूसरे, कई बार कहानियों में भी इस्तेमाल करता हूँ। मेरी कहानियों में आपको मिलेंगे कई बार। तो इस सब के लिए समय लगता है। पहले ऐसा होता था, जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, तो अ, एक एक सिटिंग में मैं कहानी पूरी कर देता था, धाड़ से लिखे बैठे, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे बैठे, कहानी पूरी हो गई। अभी ऐसा नहीं होता। आप एक-एक टुकड़ा आप करके आप लिखते हैं, और कई बार बहुत सारा समय निकल जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है, अक्सर ऐसा होता है कि आप बहुत सारा लिख चुकने के बाद उसको, सारे अपने लिखे हुए को रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं। तो ये मेरे ख़्याल से हर लेखक के सामने ये
प्रक्रिया होती होगी रचना प्रक्रिया की। और मैंने बहुत लिखा शुरू में, लेकिन धीरे-धीरे कम से कम कहानियाँ लिखना तो काफ़ी कम हो गया। और कहानी, जब तक आपको कोई चीज़ सचमुच उद्वेलित ना करती हो, परेशान ना करती हो और उसके बारे में बहुत सारे अलग-अलग विचार आपके मन में ना उठते हो, तब तक कहानी लिखने का मन बनता नहीं है। ये एक लेखक की समस्या है। मैं समझता हूँ कि लगभग हर लेखक के सामने ये समस्याएँ होती होंगी मेरे ख़्याल से। नहीं, बड़ा अ, दिलचस्प है इसके जी, अंदर ये जो बात आपने कही है। आपकी जो पहली, जो आपका सबसे लोकप्रिय अ, अगर मैं कहूँ तो जो कहानी थी, जिसने आपको एक युवा अवस्था में ही पूरे साहित्यिक जगत जी, में पहचान दी, वो कहानी थी आपकी रक्तजीवी। एक जी, ऐसी कहानी जिसमें एक व्यक्ति खून बेच रहा है और एक कॉस्मो शहर में रह रहा है, मेट्रो सिटीज़ में रह रहा है। उसको आपने बुना था 1970s के दौर में, उस समय में। जी, अब ये जो आपकी किताब है, रुकावट के लिए खेद है, इसका जो अंतिम जो आपका रिपोर्टाज है, जो उसमें संकलित है, वो भी जी, 1973, 1975 के ही अ, अकाल का, उस समय का एक दस्तावेज है। जी, लेकिन जब मैं उसको पढ़ता हूँ, जब वो अपने फाइनल वर्ड्स में आता है, जब आप उसको कॉन्क्लूड करते हैं, तब आप उसमें एक 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 तरह का जजमेंट देते हैं, एक बात बताते हैं। जब आप उस बुज़ुर्ग से कहते हैं कि अगर तुम इतने अज्ञानी नहीं होते, तो हुँ, शायद इन सब बातों को समझ पाते और तुम्हें एक एक उस जगह पर, जिस जगह से कभी पानी की एक बूँद भी नहीं निकलेगी, उस जगह पर तुम्हें कुआँ नहीं खोदते रहना पड़ता। हुँ, तो वह जो संदर्भ है, वो जो विकास है, कि आप आज भी, आज के समय की कहानियों में, मैं उन गरीबों की, उस तरह की कम्युनिटी की, जो वहाँ पर पे उस समय स्थापित थी और आप लोगों के लिए एक चैलेंज हुआ करता था कि उन वंचितों के जीवन के बारे में आप कहें, लोगों को बताएँ। वो सभी लोग आज की आधुनिक कहानी के संदर्भों में मुझे पूरी तरीके से अदृश्य मालूम पड़ते हैं। तो मैं फिर यही जानना चाह रहा हूँ आपसे कि एक आपने कहा कि कहानियों में हम लोग हर चीज़ को लेके जजमेंटल नहीं हो सकते। लेकिन आपने एक उस रिपोर्टाज में आपने उसको कॉन्क्लूड किया। अपना एक जी, आप जी, जी, कहानियों में आप अपना संदर्भ स्पष्ट किया। और दूसरी बात, वो जो वंचित लोग हैं, जो कॉस्मो में हैं या गाँवों में, देहातों में हैं, उनके जो जीवन संघर्ष हैं, वो आज की कहानी में आप क्यों गायब होते हुए देखते हैं? क्यों आपको लगता है कि वो लोग अभी नहीं हैं, मौजूद नहीं हैं? उसके बारे में भी आप कुछ बताइए। अ, देखिए, एक बात तो उस रिपोर्टाज के आरंभ में मैंने ये कही है कि आज 50 वर्ष बाद भी हमारे समाज में कुछ स्थितियाँ हैं, वो ज्यों की त्यों हैं, बदली नहीं है। और मुख्य रूप से उस रिपोर्टाज को उसमें शामिल करने का यही उद्देश्य था कि यह रिपोर्टाज जो है 50 वर्ष बाद भी आप उसमें लिख दें कि ये 2022 का रिपोर्टाज है, तो बहुत ज़्यादा उसमें परिवर्तन नहीं आएगा। गाँव में तमाम सारे, आप कह रहे हैं कि विकास हुए हैं, लेकिन एक एक तबका है जो ज्यों का त्यों है, वही है, वो आगे नहीं बढ़ा है। और मेरी कहानियों में आमतौर पे मैं कोशिश करता हूँ कि वो जो तबका है, जो सबसे वंचित तबका है और जिसके पास अपने शब्द नहीं है, क्योंकि उसे किसी ने शब्द दिए नहीं, तो उसकी बात मैं कह सकूं। और मेरी एक सीमा है जिसको मैं बहुत सहज ही स्वीकार करता हूँ कि मैंने अधिकांश जीवन जो है शहरों में गुजारा है। और गांव को भी जब मैं देखता हूँ, गांव में जाता हूँ, तो उसको शहर के नज़रिए से देखता हूँ। तो इसमें कई बार बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो छूट जाती हैं, ऐसा होता है।
लेकिन कई बार कुछ चीज़ें आप दूसरों से बेहतर आप समझ पाते हैं जब आप गाँव जाते हैं। तो इन सारी सीमाओं के बावजूद मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जहाँ पर हैं, वहाँ से आप क्या देख रहे हैं और जो आप देख रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं। तो ये जो समझ है, ये मैं समझता हूँ कि एक लेखक के लिए, एक कहानीकार के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ से अगर मैं जाऊँ जो नया संग्रह है, उसकी एक कहानी है, रुकावट के लिए खेद है, जो उसकी शीर्षक जिसका है इस किताब का, उसमें उसमें शहर का आदमी है, लेकिन शहर का आदमी भी ग्लोबलाइज़ेशन से परेशान आदमी है और वो जिस मिल में काम करता था वो व्यक्ति, वो मिल जो है धीरे-धीरे वो टेक्सटाइल मिल है, वो टेक्सटाइल मिल जिस तरह से हम कहते हैं कि खेती वायबल नहीं है। मतलब आज के समय में लोग भाग रहे हैं, शहर की ओर भाग रहे हैं क्योंकि खेती जो है वो उससे पर्याप्त उनको पैसा नहीं मिलता है, वो जीविका नहीं मिलती है। और कई ऐसे लोग हैं जो आपको दिखाई देंगे, जहाँ औरतें वहाँ पे गाँव में काम कर रही हैं और जो पुरुष हैं, वो शहर आ गए हैं, या तो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं या कुछ और काम कर रहे हैं। क्योंकि खेती अपने आप में वायबल नहीं है। शहरों में भी यही चीज़ हुई है। देखिए वो रुकावट में खेद है ये जो कहानी है, इसमें वो टेक्सटाइल मिल में काम कर रहा है और धीरे-धीरे जिस जिस ज़मीन पर वो टेक्सटाइल मिल खड़ी है शहर में, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और वो उसकी वजह से उसका मालिक जो है, वो सोच रहा है कि इस ज़मीन को मैं बेचकर यहाँ पर एक मॉल खड़ा कर दूँ या कुछ और बना दूँ, तो ये मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और जो इंडस्ट्री है, जो इतने सारे लोगों को जीविका देती है, उस मिल में इतने सारे मज़दूर काम करते हैं, टेक्सटाइल मिल में इतनी बड़ी मिल है, लेकिन इसके बावजूद उसकी नौकरी जाती रहती है, उसके साथ के जो लोग हैं उनकी नौकरी जाती रहती है और वो देखता है कि कुछ समय बाद वो घर से छुट्टी के बाद लौट के आता है तो देखता है वहाँ पर एक एक मॉल बनना शुरू हो गया है। तो उसकी जो सारी समझ थी, जैसे किसान की जो किसानी की जो समझ थी, उसी तरह ये टेक्सटाइल मिल में काम करने वाला जो मास्टर वीवर था, उसकी जो समझ थी, वो असंगत हो गई। अचानक वो देखता है कि असंगत हो गई और वो मॉल में घूमता है, वहाँ पे तमाम तरह की दुकानें हैं, तमाम तरह के की चीज़ें हैं, लेकिन उसमें उसकी कोई जगह नहीं है। तो जो हमारा समाज है आज के ग्लोबलाइज़ेशन के युग में वो हमारी जो योग्यता है और उस योग्यता के अनुसार जो हमारी जीविका चलाने की क्षमता है, वो हमसे छीनता चला जा रहा है। छीन रहा है। हम वो रुकावट में खेद है रुकावट के लिए खेद है। उसमें वो व्यक्ति अचानक समझ देखता है कि वो क्या करूँ? वो समझ और उस सब लोग उसके विरुद्ध हैं। उसका परिवार भी उसके विरुद्ध है। तमाम जो समाज है उसके इर्द-गिर्द वो उसके विरुद्ध है और उसके सामने सिर्फ़ यही चाह रहा है कि वो घुटने अपने टेक दे, लेकिन इसके बावजूद वो संघर्ष करता है, जहाँ तक संभव है वो संघर्ष करता है और लोगों में चेतना जगाने की कोशिश करता है और उसमें सफल होता है या नहीं होता है ये अलग चीज़ है, लेकिन वो कोशिश उसका संघर्ष लगातार जारी रहता नहीं, है। जितेंद्र जी, यही सबसे मज़ेदार बात है। आपकी अधिकतर हुँ, कहानियाँ, चाहे ये किताब है या हाँ, आपकी प्रत्यक्षदर्शी है या समय सीमांत उपन्यास है आपका, जी, आपके लिए ज़मीन, हक और जो जिसे हम कहेंगे ना अपना एग्ज़िस्टेंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी सभी रचनाओं के लिए। ये जो किताब है, रुकावट के लिए खेद है, इसके कवर पर ही जो आपने पंक्तियाँ दी हैं, वो दी हैं ज़िंदा रहने जी, के लिए। अब मुझे बहुत सारी जगह नहीं चाहिए, लेकिन जो थोड़ी-सी ज़मीन मेरी अपनी है,
उसके लिए मैं अपनी जान पर खेल जाऊंगा। पर यह बात भी अब बेईमानी है, क्योंकि जान पर तो मैं पहले ही खेल चुका हूँ। उसी तरीके से मुझे ध्यान आता है प्रत्यक्षदर्शी के अंदर भी, उसके अंदर जी, भी उस बुजुर्ग दंपति के लिए अपना होना, अपनी जमीन, अपनी जड़ें, वह जो अस्तित्ववादिता है, वह आपकी कहानियों का एक बहुत ही प्रमुख स्वर है। वह चीज़ आज के समय में भी आपको इतनी ज़्यादा रिलेवेंट क्यों महसूस होती है, जब आज के संदर्भों में इंटरनेट और इन सब चीज़ों और इस ग्लोबलाइजेशन के अंदर हम देख पाते हैं कि किसी की ज़मीन भी कहीं पर स्थिर है ही नहीं। तो वह ज़मीन का जो भाव है, वह आपके अपने होने का जो भाव है, वह आप उसके बारे में कुछ बताइए, जिसको आप बार-बार अपनी रचनाओं में उस होने के लिए संघर्ष करते हुए दिखाई देते हैं। जी। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है आज के हमारे युग में कि हम जहाँ पर जिस काम को करने के लिए योग्य हैं, हमारी क्वालिफ़िकेशन है या हमने अपने बाप-दादा से जो चीज़ सीखी है, अ, उसको चलाए रखना आज हमारे लिए मुश्किल मुश्किल से मुश्किलतर होता चला जा रहा है। यही सबसे बड़ी समस्या है जो विस्थापन को जन्म लेती है, जहाँ गाँव से लोग शहर की ओर जा रहे हैं, जहाँ एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं, किसी तरह जो समस्या है हमारे यहाँ, नौकरियाँ नहीं हैं और संघर्ष कर रहे हैं। तो उसमें एक एक आपको एक मुश्त किसी ने, सरकार ने या किसी ने आपको ₹500 दे दिए या 100 ₹1000 दे दिए एक बार, जैसा उत्तर प्रदेश में हुआ, तो वो समाधान नहीं है। वो आपको एक क्षणिक तुष्टि देने का भाव है उसमें और उससे समाधान नहीं निकलता। तो समाधान तभी निकलेगा जब खेती आपके लिए सही होगी, उस खेती में आपकी जो आप उपजा रहे हैं, उससे आपको पर्याप्त पैसा मिलेगा। जो शहर में काम कर रहा है व्यक्ति, उसको अपने अपनी योग्यता के अनुसार उसको जीवित रहने और अपनी सोच के अनुसार जीवन बिताने का अधिकार मिलेगा। ये दोनों जगह, शहर हो या गाँव, ये स्पेस जो है, एक जो छोटी-सी स्पेस है आदमी की, वो छिनती चली जा रही है। और देखिए, मैंने एक जगह लिखा है, ये अपने आत्मकथ्य में एक जगह लिखा है कि समझौता आदमी करे, ये इसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है। हर आदमी समझौता करता है। हम जब नौकरी करते हैं, हम एक मल्टीनेशनल कंपनी या किसी और जगह हम काम करते हैं, बहुत सारे समझौते करते हैं, बहुत सारे समझौते करते हैं। लेकिन इन सारे समझौतों के बावजूद कहीं हमारे जीवन का 10% या 15% या 5% एक हिस्सा ऐसा होता है या होना चाहिए, मैं समझता हूँ ऐसा होना चाहिए, जहाँ हम समझौता नहीं करते। जिसके बारे में आपने कहा कि उसके लिए अगर वो 5% हिस्सा जो है या 10% हिस्सा जो है, वो हमसे कोई अगर छीनने की कोशिश करता है, तो हम अपनी जान पर खेल जाते हैं। यही भाव प्रत्यक्षदर्शी में है, यही भाव रुकावट में, खेद है में है और यही भाव जो है मेरी तमाम दूसरी कहानियों में और उसमें है। क्योंकि जो वो 5% हिस्सा है, वो बहुत बहुमूल्य हिस्सा है। वो हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वही हमारे 90% या 95% जो दूसरी हम चीज़ें करते रहते हैं, जीवन चलाने के लिए जो वो करते रहते हैं, उसको पोषित करता है और हमारे उस 5% को सुरक्षित रखता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और यही मैं बार-बार अपनी कहानियों में, उपन्यास में और जो लेख भी लिखता हूँ, उनमें भी इस बात को मैं बार-बार
दोहराने की कोशिश करता हूँ। नहीं, कितनी सुंदर बात है, कितना अच्छा आपने कहा है। इनफैक्ट मैं तो इस बात को यही कहूँगा कि साहित्य हमें क्या बताता है, क्या सिखाता है? साहित्य हमें उस 5% को आइडेंटिफ़ाई करना बताता है। जी, वह जी। 5% जिस 5% के लिए हमें अपने आप को कुर्बान कर देने से भी नहीं झिझकना चाहिए। वो 5% क्या होना चाहिए, उसको आइडेंटिफ़ाई करने में ही शायद अच्छा साहित्य हम सबकी मदद करता है। जी, 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 बिल्कुल सही कहा आपने। दैट जी, इज़ वेरी फैंटास्टिक। आपसे मैं अभी इस किताब की कई कहानियों के बारे में स्पेशली मेरे को जो एक कहानी आपकी है ज़हर मोहरा, उसके बा जी। वो बहुत ही दिलचस्प कहानी है। सबसे पहले तो मैं उसका रचना समय जानना चाहता हूँ, आपने वो किस समय लिखी थी आपने? देखिए वो कहानी अ, 2007, 2008-9 के समय लिखी गई है और उस समय मैं स्वयं कुछ अस्वस्थ था। मुझे मुझे स्ट्रोक हुआ था उस समय और मैं उस स्ट्रोक एक एक बहुत भयानक बीमारी है वैसे और उसमें यदि आपको समय पर उपचार न मिले, तो बहुत घातक हो जाती है वो। मुझे सौभाग्यवश मुझे समय पर मिला उपचार और उसकी वजह से मैं आज आपसे बोल पा रहा हूँ। तो लेकिन उस एक ख़ास तरह की मनस्थिति में उस समय मैं था और उसके बीच वो कहानी मैंने लिखी और मुझे लगा उसमें क्या होता है आप कि आप नहीं, अ, मैं आप उसमें जो पूरी जी तरह सॉरी। स्वस्थ हैं। हाँ, हाँ, नहीं स्वस्थ हैं आप पूरी तरह, हुँ। लेकिन आप कुछ लिखना चाहते हैं, जैसे आप लिखना चाहें, तो आपको शब्द नहीं मिलेंगे। आप एक शब्द खोज रहे हैं जो आपकी स्मृति में है कहीं, लेकिन वो आपकी ज़ुबान पर नहीं आ रहा। तो एक इस तरह का अवरोध जो है, वो आता है। तो इसके दौरान मैंने सोचा कि क्या ऐसा भी संभव है और आज के युग में बराबर संभव है कि कोई बाहरी ताकत, किसी बाहरी ताकत से किसी दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को जैसे रिमोट कंट्रोल से नियंत्रित किया जाता है, क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा संभव और मेरा ख़्याल से ये बिल्कुल संभव है और इसको सोचते हुए एक मेरे दिमाग में एक एक कॉलिन विल्सन लेखक हुए हैं, उनकी एक किताब है, उसका नाम है माइंड पैरासाइट्स। तो मेरे दिमाग में वो किताब थी, जिसके अंदर वो कहते हैं कि कैसे किसी व्यक्ति को के दिमाग को कैसे दूषित किया जा सकता है। तो उसका जो मुहावरा है वो आज हम देख रहे हैं, कैसे हम बहुत सारे लोगों को के दिमाग को दूषित करके धर्म के द्वारा या दूसरी परंपराओं के द्वारा या प्रोपेगेंडा के द्वारा आप लोगों के दिमाग को दूषित करते चले जाते हैं और बहुत व्यापक स्तर पर आप मास प्रोडक्शन करते हैं उसका और बहुत सारे लोगों का, बहुत हज़ारों-हज़ारों, लाखों लोगों का दिमाग जो है, वो एक तरह से एक साथ आप दूषित कर लेते हैं। तो ये सारी सोच थी उस दौरान मेरे दिमाग में जब मैंने ये कहानी लिखी और उसी उसी का एक रूपक आप देखेंगे इस कहानी में। जी, मतलब इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा कि वो कहानी नहीं है, वो अ, वो आपके अंदर एक तरीके से भविष्य देख पाने की वो शक्ति है और वो अचंभित इस मायने में करती है कि उस कहानी को हम कई रूपों में आज अपने सामने घटित होते हुए देखते हैं और जी, माइंड अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एंटिटी नहीं होता है और जी, वह बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प है। अ, अभी मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा और जी, इस संग्रह की कुछ एक कहानियाँ और हैं, जो एक और लंबे विमर्श की, एक लंबे संवाद की अपेक्षा रखती हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे आप इसके अगले कार्यक्रम में आप उन जी, कहानियों के बारे में ज़रूर कनेक्ट करें, ज़रूर बताएँ। जी, जी, बहुत-बहुत आभार। आपने इन कहानियों पर बात करने के लिए मुझे समय दिया और मुझे बहुत खुशी होगी
कुछ और कहानियों के बारे में और मेरे जो विचार हैं कहानी को लेकर, उनको आपके साथ बाँटते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद और आभार आपका जी, भविष्य नमस्ते। में। नमस्कार।